2007 से 2012 की सरकार में हम 25 साल आगे गए थे। कितने? 25 साल हम प्रदेश को आगे लेके गई थी माननीय बहन जी। इन दोनों सरकारों ने 10 साल के अंदर 40 साल पीछे धकेल दिया। तो उस चीज़ को देखते हुए, सभी समीकरणों को देखते हुए, देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को देखते हुए अब ब्राह्मणों ने नहीं, सब समाज ने मन बनाया है कि अब की बार बहन जी की सरकार। उत्तर प्रदेश की मजबूरी है, बसपा की सरकार बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बसपा की सरकार? ऐसा क्या कार्य किया है बसपा ने जो, या आने वाले समय के अंदर ऐसा कौन सा कार्य करेगी बसपा जो बसपा की सरकार ज़रूरी है आप कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, रोजगार पटरी पे आ चुका है। मैं आपसे पेट्रोल और डीजल की बात तो बहुत लोग करते होंगे, मैं आपसे कुछ तथ्यों के साथ आया हूँ, कुछ तथ्यों की बात कर लूँ इस बात पे। इस बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है 2014 से लेकर के आज तक। सीमेंट की कीमत 2014 में 195 रुपये होती थी, आज 410 रुपये की एक बोरी आ रही है। स्टील की कीमत 3600 रुपये कुंटल होती थी, आज 6500 रुपये कुंटल है। रेत की जो ट्रॉली आती थी 1500 रुपये की आती थी, आज 6000 रुपये की रेत की ट्रॉली आ रही है, 6000 से ज़्यादा की आ रही है। साहब, मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपये होती थी, आज उसी मोटरसाइकिल की कीमत 90,000 रुपये हो गई है। साहब, मेडिक्लेम बीमा जो होता था 1049 रुपये प्रति लाख होता था, आज उसकी कीमत 4,500 रुपये प्रति लाख हो गया है। रिचार्ज जो होता था डिश टीवी का 110 रुपये में रिचार्ज होता था, आज वो 450 रुपये का हो गया साहब। जो सिलेंडर गैस का 350 रुपये में मिलता था 2014 से पहले, 2012 में 325 रुपये का मिलता था, आज वो 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है साहब। सब्सिडी भी जीरो हो गई है। यातायात के नियमों में 100 रुपये का जो चालान होता था, आज वो चालान 10,000 रुपये का हो गया साहब। गरीब आदमी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता इस सड़क पर। 60 साल में अकेले देश का था 55,000 करोड़ कर्ज। 60 साल में देश के ऊपर 55,000 करोड़ कर्जा हुआ था 60 साल के अंदर। और पिछले 7 साल के अंदर 80,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कर्जा हो गया साहब। 135,000 करोड़ रुपए कर्जा आज देश के ऊपर। 1,08,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा बैठता है ये साहब जाके। ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपये में बनता था साहब, आज 5500 रुपये में बनता है। आप बाहर निकल के देखिए, घरेलू जो असला का रिन्यूअल होता था, शस्त्र लाइसेंस, मैं सब समाज की बात करूंगा, मिडिल क्लास की भी करूंगा, अपर क्लास भी करूंगा, लोअर क्लास की भी बात करूंगा। 1,000 रुपये में रिन्यूअल होता था, आज वो 7,500 रुपये में रिन्यूअल हो रहा है साहब। यही नहीं, पहले 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा में थे। कितने? 40 करोड़ लोग। आज 80 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे जा चुकी है। रेलवे का टिकट, जो प्लेटफार्म टिकट आता था 5 रुपये का आता था साहब, आज 50 रुपये का हो गया साहब। किन किन बातों पर ध्यान दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन तमाम लोग तो आज ये बोलते हैं कि देश एक मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में है, बिल्कुल मजबूत हाथों में है। ये मजबूत हाथी तो मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि हाथरस के अंदर एक बालिका का बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या होती है, उसके बाद भी हाथ जोड़ने पर, गिड़गिड़ाने पर उस बच्ची का सब परिवार वालों को नहीं मिलता। रात को 12 बजे हमारे हिंदू धर्म में शाम को सूरज जलने छुपने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता। और ये सरकार जो मजबूत सरकार है, रात को 12 बजे मिट्टी का तेल डाल के उस बच्ची का संस्कार कर देती है। और हम बोल नहीं सकते, हम आवाज़ नहीं उठा सकते। आज मजबूत हाथों में है देश। उस परिवार के सामने, उसके एक कमरे का घर है, उसके सामने छावनी बना दिया इन्होंने, उसको घर से नहीं निकलने दिया। कुलदीप सेंगर जैसे अत्याचारी को इन्होंने बचाया है। तो मजबूत हाथों में है देश, गरीब आदमियों के और कमज़ोर के हाथ में देश नहीं है। बलात्कारियों को बचाने के लिए देश मजबूत हाथों में है। आतंकवादियों के लिए साहब जितने हमले हुए हैं, पुलवामा हमला जो हुआ था उसकी आज तक जांच नहीं हुई। मजबूत हाथों में देश है, इसीलिए तो नहीं जांच हुई। अभी CDS रावत साहब का, जो दुनिया का, भारत का सबसे ताकतवर फाइटर
प्लेन था, सबसे टॉप क्लास उसमें पायलट था, सबसे ज़्यादा उसमें सुरक्षा की व्यवस्थाएं थी, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए थे कि अगर कहीं पर हेलीपैड नहीं है तो पहाड़ियों में और झाड़ियों में भी लैंडिंग करने की ताकत थी उस हेलीकॉप्टर के अंदर। लेकिन वो क्रैश हो गया और देश का सबसे ताकतवर आदमी आज हमारे बीच में नहीं है। हमें रोना आ रहा है, हमें दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि राफेल का आखिरी सबूत और आखिरी गवाह CDS रावत थे। जितने भी उसमें थे, चाहे वो अरुण जेटली हों, चाहे वो सुषमा स्वराज हों, वो सब एक तरीके से ढंग से किनारे से लगा दिए गए, बर्फ़ से लगा दिए गए, क्योंकि देश मजबूत हाथों में है। इसीलिए ना आज सच को सच बोलने की हिम्मत नहीं है। आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है, संविधान को उठाकर ताक पर रख दिया गया है। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ साहब, देश मजबूत हाथों में है। जी विनोद शर्मा जी, एक बात बताइए कि आज जितने तमाम ब्राह्मण हैं वो ये कहते हैं कि इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश को अब नहीं मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो उनका कहना बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे लोग, हमको समझने में देर होती है। हमारे कुछ लोग ये कहते थे कि परम आदरणीय बहन जी तो CM के लायक ही नहीं है, और हम उनको समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कह रहे हैं। उन लोगों का इशारा था कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए। और साहब, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये बहुत बड़े यशस्वी हैं। आपने बहन जी की बात करी तो बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी योग्य भी नहीं हैं। तो अगर प्रधानमंत्री की बात आती है, अभी तो CM की लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि PM के लिए बहन जी का नाम जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज एक बहुत अहमियत रखता है इस वोट को कन्वर्ट करने में, तो क्या लगता है अगर हम योग्यता की बात करें तो मोदी जी की योग्यता और बहन जी की योग्यता में कौन ज़्यादा PM के लिए दावेदार हो सकता है? देखिए, बहन जी राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं। दुनिया की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया की सबसे ताकतवर 8 महिलाओं में से एक महिला हैं। एजुकेटेड हैं, विद्वता हैं, उन्होंने वकालत भी की हुई है, उन्होंने टीचर की भी पढ़ाई की हुई है। जबकि मोदी जी की ना तो आज तक डिग्री मिली है, ना आज तक उनके साथ पढ़ने वाला कोई उनका स्कूल का, कॉलेज का दोस्त मिला है, ना आज तक पढ़ाने वाला कोई टीचर मिला है। बहन जी के साथ ये सारी चीज़ पॉजिटिव हैं। और बहन जी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश को, भारत के देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को चमत्कारिक तरीके से चलाकर दिखाया है। लॉ एंड ऑर्डर को लोग याद करते हैं, बहन जी की कानून व्यवस्था को लोग याद करते हैं, कार्य करने की शैली को याद करते हैं। उसी क्षमता को, पावर को नाप करके लोगों को ये कहना था बहन जी तो CM के लायक है ही नहीं, बहन जी तो PM की दावेदार होनी है और होनी चाहिए। अगर बहन जी का नाम चलता है तो मोदी जी कहीं नहीं टिकते, कहीं नहीं टिकते, बहन जी के आगे बिल्कुल कहीं नहीं टिकते। आप कहने कहीं नहीं टिकते, लेकिन उन्होंने ढेर सारे काम करे हैं। 370 धारा हटाई है, राम मंदिर बनाया है, सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है, और तमाम काम होंगे। सब चीज़ जहाँ पर 370 धारा हटाई गई है, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, जब धारा हटी थी तो उनके भक्त ये कहते थे अब हम कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे, और मेरा जो जानकारी है प्लॉट तो कोई खरीद नहीं पाया। लेकिन उन भक्तों की जेब में आज अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। 300 धारा 70 का इतना फ़ायदा उनको मिला है, प्लॉट तो कोई खरीद नहीं पाया, वहाँ कोई बस नहीं पाया, कोई मकान नहीं बना पाया, लेकिन अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के पैसे नहीं हैं उन पर भक्तों की जेब में आज। आप मंदिर की बात करते हैं, मंदिर इस देश में हर गांव में, हर बस्ती में, हर कॉलोनी में और हर घर में मंदिर है। इस देश को मंदिर से ज़्यादा शिक्षा के मंदिरों की ज़रूरत है, न्याय के मंदिरों की ज़रूरत है, रोजगार के मंदिरों की ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि आपके बच्चे ने अगर MBA किया है, BBA किया है, PhD किया है, कोई मास्टर डिग्री ली है, तो आप पकौड़े तलो, नाले से गैस निकालो। क्या ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं?
क्या बहन जी ऐसे कभी सोच सकती हैं? अगर माननीय बहन जी के सामने अगर ये बात किसी ने कह भी दी तो वो उसको वहीं बिठा करके 3 घंटे का ट्यूशन देंगी और उसे बताएंगी कि ना तो नाले से गैस निकलती है, ना MBA करने के बाद बच्चा पकौड़े तलता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।